बच्चों, आज हम सब द लिविंग वर्ल्ड में लास्ट आर्टिकल्स की बात करना चाहते हैं और लास्ट आर्टिकल हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स। अब सवाल उठता है टैक्सोनॉमिक एड, अभी तक हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर विशेष ग्रुप में डिवाइड करना। ऐसा ग्रुप, ऐसी कैटेगरी जिसको कैरेक्टर को बिलोंग करता था, उस प्रकार से उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन डेफिनेशन थी हमारी प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब उसी क्लासिफिकेशन जिसको हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, तो उसमें सहूलियत, एड का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे कोई चीज़ बनानी है, मुझे सब्जी बनानी, तो सब्जी बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, कढ़ाई चाहिए तो ठीक है, या भगोना चाहिए तो ठीक है, बट उसमें जो कलछुल चलाना वो एड है। अब क्वेश्चन है कि मुझे ऐसी चीज़ जिसमें कि 2 कलछुल जरूरत हो, तो एड हो गया कि एक्स्ट्रा चीज़। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी एनिमल या प्लांट के लिए, किसी भी एनिमल या प्लांट की टैक्सोनॉमी के लिए, मींस क्लासिफिकेशन के लिए, यानी सिस्टमेटिक्स के लिए या उसको समझने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें टैक्सोनॉमिक एड कहा जाता है। पहली बात, ठीक, ओके। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़, किसी ऑर्गेनिज्म को फील्ड से कलेक्ट करके लाना, और फील्ड से कलेक्ट करके लाने के बाद या तो हम उसे फील्ड में स्टडी करें, प्लांट हम फील्ड में स्टडी करेंगे, या बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लैब में स्टडी करते हैं। तो इसमें टैक्सोनॉमिक एड में या तो फील्ड स्टडी होगी बेटा, या तो लैब स्टडी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को जो एक्चुअल कलेक्शन होता है उसे कहते क्या है, एक्चुअल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, उसे होलोटाइप भी कहते हैं। तो पॉसिबल है कि आपसे कभी कभी होलोटाइप वर्ड पूछ लिया जाए। तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल ऑर्गेनिज्म, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, मैंने उसे फील्ड से लिया, मैंने उसे फील्ड से उठाया। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है बट एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है यहाँ टैक्सोनॉमिक एड को पढ़ने के लिए। शुरुआत करते हैं। टैक्सोनॉमिक एड क्या केवल 9th और 10th और 11th का स्टूडेंट इस टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से कर सकता है? तो मैं कहूँगा बेटा शायद नहीं। टैक्सोनॉमिक एड किसी एक स्टूडेंट का काम नहीं है। टैक्सोनॉमिक एड एक उस व्यक्ति का काम है, उस पर्सन काम है जिसको कि टैक्सोनॉमी के सारे नॉलेज हो, सारा ज्ञान हो, हर चीज़ उसके विषय में जानता हो। यानी कि वो एक स्कॉलर हो सकता है, वो रिसर्च स्कॉलर होगा, उसे टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता हो। अब चलिए, जो लिखा है एक्चुअल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो व्यक्ति जो कि MSc कर चुका है, PhD कर चुका है, डॉक्टरेट है, एक प्रोफेसर एक कॉलेज में अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक। अब वो अपने MSc पास स्टूडेंट्स को लेकर के एक पिकनिक पर जाता है और वहाँ पर एक साइंटिफिक पिकनिक होती है। वहाँ पर जाने के बाद उस फील्ड से कहता है बेटा इस प्लांट को देखो, इन प्लांट के बारे में क्या जानते हो। तो टीचर वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को कहता है और फिर वहाँ से कोई प्लांट बच्चे कलेक्ट करते हैं। किसी एक बच्चे ने, मान लिया मैंने नाम ले लिया, अनामिका ने एक प्लांट को सेलेक्ट किया, ये उठा लिया, तो वो एक प्रकार का प्लांट हो गया। अब वो प्लांट लेकर आए, इसके बारे में जानना, वो बच्चे को तो कुछ नहीं मालूम है। अब टीचर ने बताना शुरू किया कि प्लांट को कैसे हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये प्लांट ब्रायोफाइट्स ग्रुप का है, टेरिडोफाइट ग्रुप का है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप का है, एंजियोस्पर्म ग्रुप का है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, जब ये हम जानते हैं तब हम इस प्रकार से उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए टैक्सोनॉमिक एड में हम सब एक सबसे बढ़िया जो है, हमारे पास एक सिस्टमेटिकल ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के थ्रू कई तरीके अपनाए हैं जो कि स्टूडेंट लेवल पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 11th और 12th के बच्चों को कैसे हम समझा सकते हैं और आसान कर सकते हैं। तो ये बेटा समथिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी, जिसमें लिखने के लिए कम है, समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था। अब मैं बताऊंगा कौन से तरीके हैं जिनसे टैक्सोनॉमिक एड को हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज़ द हर्बेरियम। पहला नंबर उसमें बेटा है हर्बेरियम का है।
फर्स्ट इज द हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम। हर्बेरियम बेटा स्टोर हाउस को कहते हैं, जहां पर प्लांट के किसी पार्ट को ड्राई करके प्रेस करके ट्राई करके प्रेस करके ठीक पेस्ट करते हैं, पेस्ट टेप से करते हैं। तो इस हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है। इस स्टोर हाउस में, स्टोर हाउस हो गया बेटा, स्टोर हाउस के बाद वहाँ पर जैसे हर्बेरियम इस स्टोर हाउस है, अब उस हर्बेरियम में एक हाउस हो गया। हाउस में बेटा एक अलमारी हो गई हमारी, रैक। ठीक, इस रैक में बेटा नेक्स्ट नंबर पर आ गई फाइल हो गई, और फाइल में फिर पेज हो गई। तो एक हाउस हो गया, हाउस में एक रैक बना दिया हम सब ने, और रैक में फिर हर्बेरियम फाइल रखी है बेटा, और हर्बेरियम फाइल में हर्बेरियम शीट है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इम्पोर्टेंट। तो हर्बेरियम हाउस एक रूम हो गया बेटा मेरा, उस रूम में एक अलमारी हो गई हमारी, अलमारी के अंदर हमारे पास एक फाइल हो गई, फाइल में तमाम से जो कागज़ लगे हुए जिसे हर्बेरियम शीट कह रहे हैं, ये हर्बेरियम शीट जिसे मैंने कहा हुआ है वही हर्बेरियम शीट हो गई बेटा। इस हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है वो 29 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है, इतना होता है बेटा। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम सब ने, मैंने क्या कहा, प्लांट के किसी पार्ट को एज वेल एज समटाइम इंटायर प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। ये लीफ हो गई, इसका फ्लावर पार्ट हो गया, इसका स्टेम वाला पार्ट हो गया, इसका रूट वाला। जब कोई हर्बेरियम मीन्स हर्ब प्लांट है, इसे कहते हैं हम सब हर्बेरियम। अब बेटा इसमें यहाँ पर हम लोग डिटेल देते हैं। पहला डिटेल क्या चीज़ हो जाता है, डेट ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम ऑफ प्लांट, लोकल नेम ऑफ प्लांट, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, प्लांट का नाम के बाद फैमिली और कलेक्टर का नाम। ठीक है ना, इस प्रकार से हम सब कह सकते हैं बन गया। तो वहाँ पर किस जगह पर है बेटा, इस पेज पर जिसे हम हर्बेरियम शीट कहा है। तो ये हर्बेरियम शीट, नंबर ऑफ हर्बेरियम शीट्स एक फाइल बन जाती है, उस फाइल को रैक में रख देते हैं, और रैक जिस हाउस में होती है उसी को हर्बेरियम कहा जाता है। ये बेटा बड़ी क्विक रेफरल है। अब जरा इसके बारे में समझो। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बॉटनी का प्रोफेसर हूँ। मैंने एक 11th के बच्चे को बताया कि बेटा जो हमारा ये चाइना रोज़ होता है, हम चाइना रोज़ की बात कर रहे हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की बात कर रहे हैं। क्या बेटा कभी ये फूल देखा है आपने? तो बच्चे ने कहा सर मैंने नहीं देखा है। तो क्या उस समय मैं उसको फील्ड पर लेकर जाऊंगा? तो जवाब होगा नहीं। तुरंत हमें उस बच्चे का समाधान करना है, एज ए प्रैक्टिकल मुझे समझाना है। तो मैं तुरंत अपने चपरासी को भेजूंगा कि जाओ हर्बेरियम से इस रैक में, रैक के इस लेवल पर इस फाइल में, इतनी फाइल से उसमें एक फाइल उठाकर ले आओ। उस फाइल में अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम हुकर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइल को अरेंज किया हुआ है, और वो फाइल हमारा जो चपरासी था वो उठाकर ले आया।
अब मैंने क्या किया, मैंने उस फाइल को यूँ पलटा और जब फाइल का पेज सामने रखा तो उस बच्चे को कंप्लीट चाइना रोज यानी गुड़हल यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, फिर से सुन लीजिए, गुड़हल लोकल नाम हो गया, चाइना रोज ये इंग्लिश नेम हो गया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस साइंटिफिक नेम हो गया, फैमिली इसकी मालवेसी हो गया। और कलेक्टर किसका, किसने कलेक्ट किया था, तो कलेक्ट मैंने नहीं किया था बेटा, उसके सीनियर बच्चे ने 4 साल 3 साल पहले कलेक्ट किया था, उसका नाम लिखा था आयुष वर्मा। अब आयुष वर्मा ने उसको कलेक्ट किया हुआ था और हम पूरे क्लास को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। ये होता है सही मायने में हर्बेरियम के द्वारा ये हुआ क्विक रेफरल, इमीडिएट मैंने उस बच्चे का समाधान निकाल दिया कि ये देखो चाइना रोज का प्लांट है, उसमें रूट टैप रूट नज़र आ रही है, स्टेम है, ब्रांचिंग है, लीव्स कैसी हैं, सिंपल लीव्स है, उनका सिरेशन कैसा है, वेनेशन कैसा है, फ्लावर कैसा है, ये तमाम सी चीज़ें हम उसको बता देते हैं। ये हुआ क्विक रेफरल सिस्टम। किसे कहते हैं, तो आंसर होगा हर्बेरियम। बेटा टैक्सोनॉमिक एड में दूसरा आर्टिकल है कि हम अपने उन 11th के बच्चों को कैसे और अच्छे से समझा सकते हैं कि प्लांट को कैसे और कहाँ पढ़ा जा सकता है। तब बेटा 2 चीज़ें हैं, एक नेचुरल हैबिटेट है, एक फॉरेस्ट है जहाँ पर नेचुरली प्लांट पाए जाते हैं, हर प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट रीजन में कुछ फॉरेस्ट होते हैं, एल्पाइन रीजन में फॉरेस्ट होते नहीं हैं, वहाँ पर लाइकेंस और हर्ब मॉस पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उन सभी प्लांट को एक बहुत कम समय में हम अपने स्टूडेंट को स्टडी के लिए को क्लासिफिकेशन कर सकें, क्या हम उपलब्ध करा सकते हैं? तो शायद हम यही कहेंगे कि हम कहाँ कहाँ डिफरेंट प्लांट को चुनते फिरेंगे। तो इस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा कि हम 2 चीज़ों पर काम करते हैं, 2 शब्द लिखते हैं, एक कहते हैं हम जिसे इन सीटू, एक कहते हैं हम एक्स सीटू। एक इन सीटू वर्ड है बेटा, एक है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है जो नेचुरल फॉरेस्ट हो गया बेटा हमारे, और एक्स सीटू का मतलब है ऐसे गार्डन प्लांट के बना दिए जाएं जो कि नेचुरल हैबिटेट से प्लांट को लाए गए हों, उसे हम गार्डन या बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। तो बेटा बॉटनिकल गार्डन क्या है, अब ये एक्सीटू कलेक्शन है, ध्यान रखना कैसे बेटा, एक्सीटू कलेक्शन ऑफ प्लांट है ये बात, ये नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ कैसे प्लांट हैं या ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे हम सब कहेंगे। अब एक प्रकार का इसको कैसे, कहाँ और कैसे, ये भी किस चीज़ के लिए है, ये भी उन प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए है जिनको मैं बॉटनी के पार्ट को पढ़ा रहा हूँ। वे स्टूडेंट जो कि 11th की क्लास में आ गए हैं और बहुत सारे प्लांट के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं, तब उनसे कहता हूँ चलो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं और वहाँ पर हम लोग NBRI चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेटा, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, पहला क्वेश्चन ये आ गया। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में है। यहाँ लगभग 40,000 प्लांट की स्पीसीज़ हैं। कितनी है बेटा, 40,000 प्लांट की स्पीसीज हैं जो कि डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करके लाई गई हैं। कुछ ट्रॉपिकल हैबिटेट में रहने वाली, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट सब। दूसरी चीज़, इसको सबसे पहले कब फाउंड किया था, इसको 1948 में इसका फाउंडेशन पड़ा हुआ था, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक प्रकार का हार्बेरियम्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये रहा, तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, तो 3-4 क्वेश्चन इसके बोल सकते हैं हम सब। कैसे कह सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन एक लिविंग प्लांट का कलेक्शन है
जो कि इन सीटू मीन्स नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, किसी भी क्लाइमेटिक जोन में जो बेहतर हो वहाँ पर हम बना सकते हैं, प्लांट के आइडेंटिफिकेशंस के लिए होगा और हम स्टूडेंट को वहाँ पर ले जा करके उन प्लांट के विषय में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बता दिया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन बेटा क्यू में है और इंडियन बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। हमने आपको इस चैप्टर में और इस लास्ट आर्टिकल में यह बताया कि स्टूडेंट को प्लांट के एनिमल के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आसान तरीके हो सकते हैं। एक बताया हर्बेरियम, एक बताया बॉटनी गार्डन और नाउ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम बेटा ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, इसे हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये बेटा आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की लैब हो सकती है, जिसे आपको जनरली कहते हो बायोलॉजी लैब के नाम से जानते हो। यहाँ पर कौन प्रिजर्व किए जाते हैं, यहाँ पर प्रिजर्व रखे जाते हैं, किन्हें रखते हैं बेटा, यहाँ पर प्लांट को भी रखते हैं, एनिमल्स को भी रखते हैं, ठीक कई तरीके से इंसेक्ट को रखते हैं, अलग अलग तरीके से प्लेस किया जाता है। तो कैसे ऑर्गेनिज्म प्लेस करते हैं, तो सब के सब यहाँ कैसे होते हैं बेटा, डेड होते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ प्लांट भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। हार्बेरियम में केवल प्लांट थे, ड्राई प्लांट थे। बॉटनिकल गार्डन में केवल प्लांट थे, तो लिविंग प्लांट थे। म्यूजियम में प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, लेकिन कैसे हैं बेटा, वो डेड हैं। बेटा आपने देखा होगा जब आप बायोलॉजी के लैब में गए होंगे तो छोटे छोटे जार वहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे जार होते हैं, ऐसे जार होते हैं बेटा, ऐसे कवर लगा होता है, यहाँ पर स्लाइड लगी होती है, यहाँ पर एनिमल को बाइंड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में जार में एनिमल को, डेड एनिमल को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। नंबर 1, प्लांट और एनिमल दोनों को ड्राई स्पेसिमेन भी रखे होते हैं। इंसेक्ट को बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, डिब्बे, इंसेक्ट को पिन से उसे पिन कर देते हैं तो इंसेक्ट प्रिजर्व रहते हैं। बड़े एनिमल्स जैसे सांप हो सकता है, या आप कह सकते हो कि कैट हो सकती है, डॉग हो सकती है, टाइगर हो सकता है, लेपर्ड हो सकते हैं, इनका भूसा भर देते हैं, उसे स्टफ्ड कहते हैं। एक ऐसा हो सकता है, या फिर कई बार आपने देखा हो अपने आप लैब में ह्यूमन का स्केलेटन रखा हुआ होता है। तो एक प्रकार से एक स्टडी का तरीका है बच्चों को समझाने का, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को स्पेसिमेन दिखाने का। अब लेपर्ड हम अपने लैब में तो रखेंगे नहीं, नेचुरल एनिमल्स हो जाएगा वहाँ पर। तो कई बार लेपर्ड्स की डेथ हो जाती है, उसकी खाल के अंदर भर देते हैं भूसा, उसे स्टफ्ड कहते हैं। इस प्रकार से कोई भी तरीका हम अपनाएं, हम अपने स्टूडेंट को सारे एनिमल्स के, सारे प्लांट के बारे में बताना चाहते हैं, और वही कहलाता है हमारा टैक्सोनॉमिक एड। तो तीसरा तरीका था म्यूज़ियम, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, आपके कॉलेज की लैब हो सकती है, जिसमें प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करने के 5 तरीके बेटा बताए, कितने तरीके बेटा बोलो, 5। आयुषी बोलो कितने तरीके बताए बेटा, 5। पहला नंबर बोलो बेटा जार में, सॉल्यूशन में। नंबर दूसरा बोलो बेटा ड्राई स्पेसिमेन, प्लांट एनिमल। नंबर तीसरा अंकुर तुम बोलो बेटा इंसेक्ट बॉक्स में। चलो चलो रचित बोलो तुम स्टफ्ड एनिमल। एंड द 5वां तरीका क्या हो सकता है बेटा, बोलो 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 बेटा कुमार तुम बोलो, कौन सा हो सकता है, स्केलेटन। यस, वेरी गुड। इस प्रकार से बेटा आप समझ गए हो कि म्यूज़ियम एक लैब में बना हुआ हमारे पास, तो ये एक तरीका हो सकता है। अब बेटा हमारा टैक्सोनॉमिक एड में चौथा आर्टिकल है जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क को तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अब जूलॉजिकल पार्क कैसा है, यहाँ भी बेटा कैसा है ये, जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो जंगल नहीं है। जूलॉजिकल पार्क कैसे हैं, मैनमेड हैं, इन्हें हम जू कहते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं बेटो, वाइल्ड एनिमल रखते हैं। ठीक, नेचुरल नहीं है, मैनमेड है। जैसे हम लोग जू जाते हैं तो जू को हम लोग जूलॉजिकल पार्क ही कंसीडर करते हैं।
जब बहुत से एनिमल्स को हम लोग देखने जाते हैं, अब सवाल उठता है उनको हम किस बारे में समझना चाहते हैं, क्या चीज़ उसके बारे में, तो किस अंडर द ह्यूमन केयर रहते हैं। ये सारे एनिमल, वाइल्ड एनिमल ह्यूमन केयर में रहते हैं। ठीक, हम उनके हैबिटाट के बारे में जानना चाहते हैं, हम उनकी फीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उन कंडीशंस को जानते हैं, उनके फूड हैबिट के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं। ये जानकारियाँ जब मिलती हैं तो हम लोग कहते हैं हम डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स को क्लासिफिकेशन में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जूलॉजिकल पार्क भी बेटा हमारे लिए टैक्सोनॉमी की होता है, एक तरीका होता है जिससे हमारे 11th के स्टूडेंट समझते हैं वाइल्ड एनिमल्स के फूड हैबिट के, बिहेवियर के विषय में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इन सब की स्टडी हम वहाँ पर करते हैं। इस लिविंग वर्ड में बेटा लास्ट क्वेश्चन है की भी एक प्रकार की टैक्सोनॉमी की है। किस लिए है ये? दिस इज आल्सो फॉर, दिस इज बेटा आल्सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन basis of similarity and dissimilarity। ये हम सब डिफाइन कर देते हैं। अब सवाल है कैसे? की बेटा दो है, इंडेंटेड की होते हैं और दूसरे ब्रैकेटेड की होते हैं। अब क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हम लोगों की मेंशन नहीं किया है, इसलिए उसको डिटेल में हम एक अलग लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा बोर्ड लेवल पे जो आप लिख कर रखाते हैं वो है इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की, बाद में डिस्कस करूँगा मैं उसको। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि किस पर बेस्ड हैं, तो मैंने बताया कि टू कॉन्ट्रास्टिंग है ना, टू यानी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं, यानी कि दो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं, दो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। आउट द टू स्टेटमेंट वन इज सेलेक्टेड एंड अनदर इज रिजेक्टेड। जैसे मान लिया मुझे इंसेक्टा को मालूम है यहाँ 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तो क्लास इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ द लेग्स हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसमें मैंने कहा लेग का कैरेक्टर क्या है, तो स्टूडेंट का सर यहाँ 3 पेयर ऑफ द लेग्स है, इनका सेलेक्ट करो कि 4 पेयर्स हैं, 3 या 4। इफ द 3 पेयर्स then placed in kingdom, if placed in class insecta, if 4 pair then placed in class arachnida। तो 2 पेयर, और इन हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं बेटा? लीड कहते हैं। ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, क्योंकि पेयर ऑफ द करेक्टर हैं तो उसे क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। तो क्वेश्चन है कपलेट किसे कहते हैं? पेयर ऑफ द करेक्टर को। एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। कितने स्टेटमेंट सेलेक्ट किया जाते हैं? 2। दोनों स्टेटमेंट कैसे होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट होते हैं। 2 स्टेटमेंट कैसे मैंने किए? मैंने कहा 3 पेयर ऑफ द लेग्स हो गया, 4 पेयर ऑफ द लेग्स हो गए। इफ द 3 पेयर प्लेस्ड इन द इंसेक्टा, इफ द 4 पेयर प्लेस्ड इन द आरैक्निडा, इस प्रकार से करते हैं। तो बेटा एक नया तरीका है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। ये एनालिटिकल नेचर पर बेस्ड होता है, एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल नेचर पर बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बच्चों मुझे मालूम है कि मैंने ये चैप्टर आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब तक हम आपको जितना भी बताते रहे हैं वो सारे वीडियोस, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन दबाते चलें। और इस प्रकार से अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।